हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टीएच क्लासेस। बहुत सारे बच्चे मेरे पास कमेंट करके कह रहे थे कि मैम हिंदी का सिलेबस पूरा करवा दीजिए, तो मैंने 15 चैप्टर्स आपके हिंदी के पढ़वा दिए हैं। आगे आज हम पढ़ने वाले हैं 16वां चैप्टर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बहुत कमेंट्स करते हैं हिंदी को लेकर कि इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाइए। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियरली समझाना चाहूँगी कि जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रही हूँ, आप हिंदी के अलावा कोई भी अगर सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें अगर आप चैप्टर्स को ढंग से पढ़ लेंगे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, नोट्स या किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलम करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बात मेरे से लिखवा के ले लीजिए। लेकिन अगर आपके चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हों, नोट्स हों या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा हो तो आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। मेरा मानना है अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपना रखेंगे और तब आप अपना बाद में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको चैप्टर्स पूरे अच्छे तरीके से समझाती हूँ ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे और आगे आपका जब भी पेपर आपके सामने आए तो आप आराम से अपने पेपर को कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो को। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। और बाकी मैं आपका हिंदी का सिलेबस जल्दी से जल्दी पूरा करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चैप्टर का नाम है अनपढ़ बनाए रखने की साजिश। तो ऐसा क्यों कि अनपढ़ क्यों बनाए रखने की साजिश होती है, तो इस चैप्टर में आज हम यही पढ़ने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारी वीडियो को। यहाँ पर ये आपका चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ इससे रिलेटेड बातें बता देती हूँ। आप रोज़मर्रा की घटनाएं जानने, सामान्य ज्ञान बढ़ाने और मन बहलाने के लिए पत्र पत्रिकाएं पढ़ते होंगे। जी हाँ, हम बिल्कुल पढ़ते हैं। इनमें हमें लेखों, कहानियों, खबरों, कार्टूनों आदि को और देखने और पढ़ने से कई नई जानकारियाँ मिलती हैं और आनंद प्राप्त होता है। बिल्कुल होता है ना, आप भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ पढ़ते हैं जिनको पढ़ के आपको बहुत अच्छा लगता है और जानकारी भी प्राप्त होती है। पत्र पत्रिकाओं में कई स्तंभ होते हैं, कुछ स्थायी और कुछ अस्थायी। स्थायी रूप से प्रकाशित होने वाला एक स्तंभ है संपादकीय, जिसमें किसी समसामयिक विषय पर या फिर घटना पर गंभीर टिप्पणी की जाती है। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अपनी राय बनाने के लिए पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन आवश्यक है। ठीक है, इसके उद्देश्य आप देख सकते हैं कि इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। अब मेन पाठ की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्रियाकलाप है जिसको आप कर सकते हैं और ये रहा हमारा मूल पाठ, अनपढ़ बनाए रखने की साजिश। रोटी, कपड़ा और मकान के बाद जिस देश में पहली या कहीं एकमात्र आवश्यकता साक्षरता और शिक्षा है, वहाँ ऐसी दृष्टिहीनता या तो मूर्खता के कारण है या फिर धूर्तता के कारण। तो हमारा एक ऐसा देश है जहाँ पर रोटी, कपड़ा और मकान के बाद जो एक बेसिक नीड बनती है वो बनती है शिक्षा की या साक्षरता की। लेकिन हमारे देश में इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा दृष्टिहीन तरीके से देखा जाता है। ये ऐसा हो सकता है कि लोग समझते हैं कि पढ़ाई कर लेने से हमें कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल नहीं होगा। बहुत सारे कारण हैं इसके। हो सकता है कि जिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आतंक और वर्चस्व को रोकने की आवाज़ें उठाई जा रही हैं, उन्हीं की गहरी पकड़ हमारी सारी आर्थिक और राष्ट्रीय नीति को तय कर रही हैं। क्योंकि जिन चीज़ों पर छूट दी गई है वे सभी तो बाहर से आती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां जिन रियायतों और दरिया दिली के साथ भीतर तक घुसकर कंप्यूटर युग ला रही हैं, उन्होंने हमारे कर्णधारों को ही सबसे पहले रोबोट या मशीन मानवों में बदल डाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय अब हमारा देश हो चुका है, मतलब बाहर से हमारा लेन देन होता है और लेन देन के साथ ही साथ यहाँ पर कंप्यूटर युग भी आ गया। आप बोलते हैं ना स्मार्ट सिटी हो गई है। तो क्या उस चीज़ का असर सबसे पहले हमारे जो कर्णधार है, यानी हमारे जो मान लीजिए बड़े जो ऑफिशियल्स हैं, उनको पहले रोबोट या मशीन बनाया जा रहा है क्या? खैर, यह तो साफ है ही कि इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटरों के क्षेत्र में पुर्जे सब बाहर से आयात होंगे और भारतीय उद्योगपति सिर्फ उन्हें जोड़ेगा। पैच कसो, अपना ठप्पा लगाओ और बेच दो। ऐसा ही होता है, बाहर से सारी चीज़ें आती हैं, अपना ठप्पा लगाते हैं और हमें बेच देते हैं। ना किसी अनुसंधान की ज़रूरत है, ना विकास की। मतलब बाहर से चीज़ें हमने ली, बड़े बड़े उद्योगपतियों की मैं बात कर रही हूँ, बाहर से चीज़ें ली और वहाँ उन्हें यहाँ पर आकर बेच दिया। ना तो कोई विकास हुआ इस चीज़ से, ना ही कोई रिसर्च हुई है,
अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च। उगते हुए उद्योग के लिए यह शॉर्टकट कितना आत्मघाती है यह बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसी शॉर्टकट को अपनाते रहेंगे तो हमारे देश में तो कोई विकास ही नहीं होगा। जो चीज़ें बाहर से आ रही हैं वो हमें पता ही नहीं चलेगा कैसे बनी हुई हैं। अगर हमें ये नहीं पता चलेगा तो हमारे देश में विकास होना तो बहुत ही आत्मघाती हो सकता है। अगले दसियों सालों से परोपजीवी ही बनकर रहना है, यानी वे मूलतः उद्योगपति नहीं व्यापारी के स्तर पर पटक दिए गए हैं और बाहरी माल के लिए सिर्फ क्लियरिंग एजेंटों के रूप में काम करेंगे। सारे राष्ट्र को टीवी, वीडियो और कंप्यूटरी चमत्कारों का दर्शक बनाए रखने और दूसरी तरफ पढ़ने लिखने की चीज़ों को महंगा या अनुपलब्ध करते चले जाने के पीछे एक बाकायदा सुनिश्चित योजना है। मतलब सारे राष्ट्र जो हमारा पूरा देश है वो टीवी, वीडियो, कंप्यूटरी चमत्कार इन सब का एक दर्शक बन गया। आज आप सभी के फ़ोन पास देख लीजिए, फ़ोन है, सभी के पास कंप्यूटर्स हैं, सिर्फ उन्हीं पर हम वीडियोस देखते हैं और खुश हो जाते हैं, है ना। छोटे बच्चे भी आजकल इंटरनेट के बिना नहीं रहते हैं। जनता का ध्यान शोषण से हटाए रखने या शोषण को जायज़ सिद्ध करने के लिए सामंतवाद धार्मिक अनुष्ठानों, कीर्तनों और देवी जागरणों का सहारा लेता है। आज के आधुनिक सामंत सारे देश को दूरदर्शन केंद्रों के बढ़ते हुए जाल से बांधकर अपने चेहरे, वजन या घटिया मनोरंजन पिला रहे हैं। वे आदमी को सोचने समझने का कोई मौका नहीं देना चाहते, चूंकि ये सिर्फ सरकारी माध्यम है। इसीलिए हर समय या तो नेताओं, मंत्रियों के जिंदा तिलिस्माती भाषण देखे या फिर कूल्हे और कमर लचकाते चित्रहार निगलिए। उच्च मध्यवर्गीय लोग कैसे शाही खेल खेलते हैं, किन कपड़ों के लश्कारे लेते, सूट टाई पहनते हैं, कौन कौन से पेय किन कप गिलासों में और किस अदा से पीते हैं, किन जन्नाटे लेती गाड़ियों और हवाई जहाज़ों में यात्राएं करते हैं, किन होटलों या पर्वतीय रमण स्थलियों में किलोले करते हैं, हीनता का मारा मध्य वर्ग और आम आदमी सब देख देख कर विस्मय विमुग्ध होता रहेगा और देवलोक के ये प्राणी उसमें हमेशा एक दूरी और हजरत का भाव जगाते रहेंगे। काश यह जीवन हमारा भी हो सकता है। बिल्कुल हम ऐसे ही देखते हैं ना, हम फोन पे देखते हैं, हम टीवी में देखते हैं कि बड़े बड़े मध्यम वर्गीय होते हैं, उच्च वर्गीय होते हैं, वो क्या क्या चीज़ें पहनते हैं, क्या करते हैं, और हम सोचते रह जाते हैं कि काश हम भी ऐसा कर पाते हैं ना। विज्ञापनों के सहारे एक विशेष जीवन पद्धति हमारे सोच और सपनों को नियंत्रित करने लगी है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि यह हजरत ही भ्रष्टाचार की पहली कोपल है, क्योंकि सही तरीकों से तो वह इनमें से एक ब्रीफ केस तक नहीं खरीद सकता। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब हम कोई भी ऐड देखते हैं तो हम सोचते हैं काश ऐसे शैम्पू का ऐड देख लिया, मान लो आपने, आप सोचते हैं काश ऐसे बाल मेरे भी हो जाए। आपने किसी क्रीम का ऐड देख लिया, आप सोचते हैं काश मैं भी इतनी गोरी होती है, मैं भी इतना गोरा होता। आपने किसी एक बड़ी कंपनी का ऐड देख लिया जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें करवाई जा रही हैं, स्किल सिखाई जा रही हैं, आप सोचते हैं काश मैं भी इस कंपनी में लगा होता। मतलब और हमारे अंदर क्या है कि हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं और वो लोग उस चीज़ का मज़ा लेते हैं। अफीम खिलाने के षड्यंत्र का यह सिर्फ एक पहलू है, दूसरी मार ज़्यादा गहरी है। आदमी को अपने दिए सपने और अंधविश्वासों में डाले रखना, सोच विचार, संस्कृति, साहित्य, वैज्ञानिक और क्रांतिकारी विचारों से काटे रहना, क्योंकि वहाँ से उखाड़ कर ही तो उसे अपने आप बनाए गड्ढे में घेर कर पहुँचाएंगे। बिल्कुल ही ऐसा ही करते हैं। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो सपने देते हैं, छोटे लोगों को अंधविश्वास में डालते हैं। उसमें अगर वे डाले रखेंगे, अपनी संस्कृति साहित्य से उन्हें दूर रखेंगे, तो वो लोग जो जाल हमारे लिए बुनते हैं उनमें हम आराम से पहुंच सकते हैं। ये उनके लिए काम आसान कर देता है। पर्दे के पीछे घिनौनी चालों या दिखती सच्चाई को गहराई से जांचने की दिशा में लौटाने के सारे रास्ते पहले बंद करने होंगे। सोचने समझने, अपनी स्थिति का विश्लेषण करने या शतरंज के ऊंचे खिलाड़ियों की चालबाजियों को पकड़ने की कामना करना खतरनाक है। हर हालत में जनता को इस खतरे से बचकर रहना होगा। खतरा यानी स्वतंत्र निर्भीक सोच, यानी कि क्या खतरा कि हम अपने लिए अपने बारे में नहीं सोचते हैं, हम सिर्फ दूसरों को देखकर अपने बारे में सोचने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने बारे में अपने तरीके से सोचना चाहिए कि मैं क्या अच्छा और कर सकता हूँ। लेकिन आजकल इंसान ऐसा नहीं है, दूसरों को देखता है और दूसरों से ही इंस्पिरेशन लेता है ना। सारी मानव सभ्यता को जिन 2 आविष्कारों ने आमूल चूल बदल डाला था उसमें से एक था बारूदी हथियार और दूसरा कागज यानी ज्ञान विज्ञान का लिखित दस्तावेज। तो हमारी जो मानव सभ्यता है वो 2 आविष्कारों से बदली गई है। पहला था बारूदी हथियार। बारूद के जब हथियार आए तो एक दूसरे पर हमने हमले करने स्टार्ट किए और जिससे एक नई मानव सभ्यता की खोज हुई। दूसरा कागज था ज्ञान विज्ञान का, है ना।
लिखित दस्तावेज आए जिनको पढ़ पढ़ के हमने चीज़ों को समझना स्टार्ट किया। पत्र पत्रिकाएं बड़े उद्योगपतियों के हाथों में हैं, उन्हें प्राय बधिया बना दिया गया है। आजकल की पत्र पत्रिकाएं अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर जो लोग हैं, छोटे लोग, उनके बारे में नहीं लिखा होगा, ज़्यादातर उद्योगपतियों के बारे में लिखा होगा, जिससे कि छोटे लोग जब उन पत्र पत्रिकाओं को तो पढ़ते हैं तो वो सिर्फ उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं। वे वही सब कर रही हैं जो सरकार अपने माध्यमों से चाहती है, और सरकार जो चाहती है वो लोग छापते हैं। दूरदर्शन का भी कागजी संस्करण है। स्वतंत्र हैं सिर्फ किताबें, इसलिए सारे सरकारी माध्यम और व्यावसायिक पत्रकारिता किताबों को फालतू, अप्रासंगिक, अनुपलब्ध कराने में जी जान से जुटे हुए हैं। तो सिर्फ जो किताबें हम पढ़ रहे हैं उसमें सारी रियलिटी है और उसी में सारी स्वतंत्रता है। किताबों से हमें ज्ञान मिलता है और अच्छा ज्ञान मिलता है। जो पत्र पत्रिकाएं हैं वो आजकल बिकी हुई हैं, कुछ एक चंद सरकार के हाथ में गई हुई हैं या फिर कुछ एक पार्टी के हाथ में गई हुई हैं। तो आपको किताबें पढ़नी है, और किताबों को भी आजकल लोग बाग क्या करते हैं कि फालतू, अप्रासंगिक बताते हुए इसको भी हटाने में, अनुपलब्ध कराने में जुटे हुए हैं। सरकार हर गैर ज़रूरी चीज़ को सब्सिडाइज कर सकती है, चाहे तो उसे रियायती मूल्य पर सुलभ करा सकती है। ना कागज के मूल्य में कोई कटौती करेगी, ना डाक खर्च में कोई छूट देगी। 150 पन्ने की पुस्तक मूल्य 30 या 35 रुपया, डाक खर्च 5 या 7 रुपया। कैसा मजाक है कि लेखकों को सम्मान, पुरस्कार सब है, मगर जिस चीज़ ने उन्हें लेखक बनाया है उन किताबों के लिए कहीं कोई सुविधा नहीं है, है ना। ऐसा ही तो होता है, डाक खर्च में कोई छूट नहीं देती सरकार, बाकी सारी फालतू चीज़ों में छूट दे देती है, ना ही किताबों के जो कागज़ के मूल्य होते हैं उनमें कोई कटौती करती है। आप आज भी अगर छोटी सी भी किताब लेते हैं उसका मूल्य 30 या 35 रुपये से कम का नहीं होता है, और उसके साथ साथ अगर आप डाक खर्च करना चाहें तो उसमें 5 या 7 रुपये तो ज़रूर लगेगा, अब एक्स्ट्रा भी लग सकता है। शिक्षा और संस्कृति का बजट किस तेज़ी से घटाया गया है ये देखकर धक्का लगता है। आजकल सभी चीज़ों का बजट बढ़ा रही है सरकार, लेकिन शिक्षा और संस्कृति का बजट उसी तेज़ी से घटा रही है। इसके पीछे सिर्फ 3 ही कारण हो सकते हैं, या तो सरकार और सरकार परस्त पत्रकारिता किताब को निहायत ही फालतू समझती है जिसकी किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर उनका ख्याल है कि यह शराब और होटलों जैसा कोई नशा है कि आदमी झक मारकर बीवी बच्चों का पेट काट कर अथवा ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने के लिए उन्हें खरीदेगा ही। मतलब आपको ये पता है ना कि शराब बहुत ज़्यादा बिकती है, और जिसके लिए इंसान अपनी नौकरियां छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट काटने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपने ब्लैक मनी का यूज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वही चीज़ किताब, अगर किताबों के लिए कही जाए तो किताबों को तो कोई क्यों खरीदेगा, है ना। तो इसलिए शराब पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, शराब को अच्छे से बेचा जाता है, ना कि किताब को। या फिर हथियारों की तरह ही यह कोई घातक या विस्फोट चीज़ है जिसे जनता से दूर रखना है। उन्हें बनाने वाले उपकरणों की कीमतें अंधाधुंध बढ़ाकर या अन्य सुविधाएं समाप्त करके सीधे सीधे हमला करना तो अनपढ़ होना माना जाएगा, है ना। मतलब अगर हम विस्फोटक चीज़ कोई खरीदते हैं तो वो बहुत अच्छी है, लेकिन किताब अगर हम खरीदते हैं तो हमें अनपढ़ माना जाएगा। और मुझे असली कारण यही लगता है, अभी 2-3 दशक पहले ही हमारे नेताओं में दुनिया के महत्वपूर्ण बुद्धिजीवी रहे हैं, पढ़ने और लिखने वाले लोग, राधा कृष्ण, राजगोपालाचारी, आचार्य नरेंद्र देव, के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने दुनिया के ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, संस्कृति के साथ अपना मानसिक विकास किया था, और जिनके पास देश और आदमी को लेकर अपना सपना था। मतलब अगर हम किताबें पढ़ते हैं तो हम खुद के लिए खुद का अपना सपना तैयार कर सकते हैं, ना कि दूसरों को देखकर उनके जैसे व्यक्तित्व बनने की ठान सकते हैं। आज ना तो कोई व्यक्तित्व की वह ऊंचाई रह गई है, ना वैसा नैतिक संकल्प। आम आदमी को विचार, साहित्य, संस्कृति अर्थात पुस्तक नाम की इस फालतू सी चीज़ की ज़रूरत क्या है। आजकल कोई भी पुस्तकें नहीं पढ़ता है, आजकल सभी अपना समय जो है किताबों में नहीं बल्कि कंप्यूटर में, अपने टेलीफोन में, अपने जो मोबाइल फ़ोन्स है, स्मार्टफोन्स है, उनमें लगाना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। कुछ वाक्य हैं जो अपने पहले वालों से सुनते रहे हैं, इसीलिए रट्टू तोते की तरह उन्हें ही दोहरा देते हैं। भीतरी लगाव और सरोकार जब संस्कारों में ही नहीं है तो फिर व्यवहार में कैसे आएगा। आज जैसा माहौल हो गया है उसमें किताब की बात करना सचमुच बहुत फालतू और अप्रासंगिक और हास्यास्पद सा लगने लगा है। मतलब जब हम किताबों की बात करते हैं ना तो लोग समझते हैं कि क्या जोक मार रहा है और कैसी फालतू की बात कर रहा है, लगता है जैसे आप भैंस के आगे बीन बजा रहे हो। मगर इस सच्चाई को हम कैसे नज़रअंदाज करें कि दुनिया के सशक्तम राष्ट्र वे ही हैं जिनके लिए किताबों से जुड़े लोग सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है अगर हम फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका और रूस, वरना समृद्धि तो अरब के
शेखों से ज़्यादा किसके पास है। वहाँ क्यों हम सांस्कृतिक दरिद्रता की बात करते हैं। लगता है हम भी अब उसी सांस्कृतिक वैज्ञानिकता की ओर बढ़ रहे हैं, नंगे, भूखे, अशिक्षित और जड़, लेकिन दूरदर्शनों, कारों, कंप्यूटरों के सामने लाइनें लगाए। दुनिया भर में नोबेल पुरस्कार का इतना शोर शराबा ना होता तो हमें इस कंप्यूटरी होड़ में डाल देने वालों को तो शायद यह अंतर करना भी मुश्किल था कि गार्सिया मार्केज और दिएगा गार्सिया में कौन सा द्वीप है और कौन सा आदमी, राइट। तो इसीलिए जब हम पहले अगर हम बात करें पहले की, जवाहरलाल नेहरू जी थे, कितने सारे ऐसे लोग रहे जिन्होंने किताबों से अपनी मानसिकता को बढ़ाया, उन्होंने अपनी जो नॉलेज है उसको बढ़ाया, ना कि अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ नोबेल पुरस्कारों की तरफ रखा, कंप्यूटरी होड़ में रखा। अगर वो सिर्फ ऐसा करते तो शायद आज उनका नाम नहीं लिया जाता। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जो किताबें दिखाई देती हैं उन पर लेखकों की जगह आर्थर हेली, मैकलीश, लुडलूम, फुलेमिंग, वेलिस, रॉबिन्स जैसे कुछ नाम छपे होते हैं। बर्टैंड रसेल, सात्र, ताल्स्तोय, हाँ, अम्मा और नाना कभी कभी ऐसे कुछ नाम लिया तो करते थे। गांधी कुछ लिखता भी था क्या? ऑटन बरो ने अपनी फिल्म में उसे लिखते हुए तो नहीं दिखाया। बहरहाल पढ़ना बहुत खतरनाक चीज़ है, इससे आदमी को सोचने समझने और कुछ करने की बीमारी लगती है। ये पुराने बुढ़े शिक्षा, साक्षरता, जागरूकता, अनुसंधान या पता नहीं क्या अलाय बलाय वाली योजनाएं छोड़ गए हैं। अब ना तो उन्हें बंद किया जा सकता है, ना ही चलाए रखा जा सकता है। मतलब ये जो चैप्टर है ये एक व्यंग्य कर रहा है कंप्यूटरी होड़ की ओर। मतलब जो लोग सिर्फ कंप्यूटर्स को यह समझते हैं कि हम कंप्यूटर दुनिया में बहुत नाम कमाएंगे, बहुत विकास होगा, लेकिन किताबों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, किताबों को छोड़ते जा रहे हैं, उन लोगों पर ये एक व्यंग्य है। रास्ता सिर्फ यही बचा है कि उनका सत्यानाश कर दिया जाए। कैसा खूबसूरत मजाक है कि एक तरफ नारा है साक्षरता और शिक्षा बढ़ाओ, शिक्षा को नौकरी के साथ नहीं ज्ञान के साथ जोड़ो, दूसरी तरफ साक्षरता, शिक्षा और ज्ञान के सारे साधन सुविधाएं समाप्त कर दो, कागज और स्याही छपाई के दामों को आसमान में पहुंचा दो। आज आप किसी भी बच्चे से पढ़े पूछेंगे कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो ये नहीं कहेंगे कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारा ज्ञान बढ़ेगा, कौशल बढ़ेगा, बल्कि वो ये कहेंगे कि मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, या फिर बहुत अच्छी पोस्ट पे लगूंगा। वो आज का छोटा बच्चा भी शिक्षा को नौकरी के साथ जोड़ता है, जबकि ऐसा ना करके हमें सिर्फ और सिर्फ शिक्षा को ज्ञान की तरफ, ज्ञान से जोड़ना चाहिए। इसमें आसानी यह है कि उनको सामग्री वही दी जा सकेगी जो सरकार चाहेगी। खुद पढ़ना गुनना चाहो तो स्लेट पट्टी और भोजपत्र। दुनिया के सारे अनपढ़ तानाशाहों ने सबसे पहले या तो पुस्तकालय जलाए या किताबों को कुचला है। देखा कैसी एहतियात से हमें 21वीं सदी में ले जाया जा रहा है। जिन्हें हमने साक्षर और शिक्षित किया है उनकी पहुंच में पढ़ने की सामग्री क्या है, क्या कभी किसी ने देखने की कोशिश की है? उनके सामने बिछी है चिकनी चमकदार रंगीन पत्रिकाएं, पॉकेट बुक्स, और उन सब में लगातार परोसा जा रहा है हत्या, बलात्कार, आगजनी, लूटमार, सांप्रदायिकता, हिंसा का रक्त बीजी जहर, भ्रष्टाचार और घूस फरेब के खोजपूर्ण भंडाफोड़ फिल्मों के मुद्रित संस्करण। लगता है जैसे हम चारों तरफ चल रही एक स्टंट फिल्म के बीच बीच बैठे हैं। यानी हर समय या तो यही सब निगलते हैं या फिर यही देखते हैं। सरकारी प्रचार के दूरदर्शनी सपने, प्रायोजित लेंद्रलोक, अश्लील और पलायनी फिल्में, देवी जागरण, लाटरियां, जो थोड़ा बहुत समय मिलता है उसमें इन सब के वीडियो चालू कर लेते हैं। इसी निष्कलुष वातावरण में हम और हमारी नई पीढ़ी तैयार हो रही है। चिंतन पुस्तक या जिंदगी के किसी भी रचनात्मक और पॉजिटिव पक्ष या मूल्य को देखने परखने का अवसर कहाँ है। जो बचे भी हैं वो आपाथापी में धकेल कर निरंतर पीछे कर दिए जा रहे हैं। हमारे नायक हैं समाज सेवक, स्मगलर, गिरोहबाज, गुंडा, चमत्कारी बाबा और सर्वव्यापक भगवान की तरह हर जगह पहुंच जाने और हर असंभव कर डालने वाले सुपरमैन। यस, बिल्कुल यही है ना। आजकल लोग लेखक को नहीं मानते हैं। हमारे नायक आज के समय पे कौन है? हमारे नायक है सुपरमैन। आजकल किसी भी बच्चों से बोलोगे तो वो बोलेगा मुझे सुपरमैन पसंद है, बैटमैन पसंद है। लेकिन उनको लेखकों का कुछ नहीं पता होगा, क्योंकि किताबों से उनका कोई जोड़ जुड़ाव नहीं है। उनका जोड़ जुड़ाव है तो किस चीज़ से? वो आजकल बच्चे स्टार्टिंग से ही स्मगलर, गिरोहबाज, गुंडा, चमत्कारी बाबा इन सब के बारे में देखते हुए आते हैं, टीवियों में भी, फ़ोन में भी, और यहाँ तक कि हमें जितना भी इंटरनेट पे सब कुछ दिखाया जाता है वो किसी अच्छी
अच्छी चीज़ के बारे में नहीं, लेकिन बुरी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है। तो मुझसे आप ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको किताबें ज़्यादा प्रिय हैं या फिर ये फ़ोन या फिर टीवी, ये सारी चीज़ें। अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, सतियों और तांत्रिकों की सर्वशक्तिमता, नरबली और बहुदहन हमारे विकृत और सैडिस्टपन को हल्की सनसनाहट ही नहीं देते हैं, हमें फुर्सत भी कहाँ दी जा रही है कि सारे आर्थिक ढांचे और मानसिक माहौल को खरीद लेने वालों के चेहरे देख सकें। हर आदमी एक दूसरे से अलग कर दिया गया है, बीच के संवाद को तोड़कर व्यक्ति को माध्यम यानी मीडिया से कील दिया गया है और हमने मान लिया है जिन्हें इस सब को लेकर कुछ करना है वे कोई दूसरे ही लोग हैं, कम से कम हम नहीं हैं। मतलब हम ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता कि ये सारी चीज़ें मीडिया में हो रही हैं, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि कोई दूसरा आएगा और दूसरा इस बारे में आवाज़ उठाएगा। हम खुद से स्टार्टिंग नहीं करते हैं। अपने ऋषि मुनि मूर्ख तो नहीं थे जिन्होंने कुछ विशेष लोगों की ज़िंदगी से शिक्षा यानी किताब को एकदम बाहर निकाल कर उन्हें सेवा धर्म सिखाया था। किताब आदमी को ज्ञान देती है, किताब विचार देकर उसका दिमाग खराब करती है, किताब उसे अपने भीतर उतार कर अपनी स्थिति और नियति से साक्षात्कार करवाती है, किताब उसे सपने और भविष्य देती है। किताब ही है जो स्वतंत्र है। आप समझे इस बात का मतलब, किताब ही है जो आदमी को ज्ञान देती है। आप किताब जितना पढ़ेंगे उतना ज्ञान आप में आएगा। ज्ञान है कि ऐसी चीज़ है जिसे कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। तो ज्ञान की तरफ भागिए, ना कि अपने एंटरटेनमेंट की तरफ। नहीं, जैसे जाहिल, मूर्ख, परतंत्र और निर्भर बनाकर रखना है, उसके हाथ में किताब नहीं दी जाएगी। लेकिन आज के समय में ऐसा क्या होता है, लोग समझते हैं किताब अगर ये पढ़ लेगा तो इसको तो बहुत चीज़ें आ जाएंगी, इसको हम किताब क्यों पढ़ाएं, इसको तो हम एंटरटेनमेंट में डालेंगे, हम इसको वीडियोस दिखाएंगे या फिर हम इसको फ़ोन लेकर देंगे। बच्चों को भी आजकल किताबों से इतना लगाव नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। उसे इतनी फुर्सत नहीं दी जाएगी कि कुछ पढ़े, आपस में संवाद स्थापित करे। किताब या तो उसकी ज़िंदगी से बिल्कुल ही निकाल दी जाएगी या फिर इतनी दुर्लभ और पिलपिली कर दी जाएगी कि उसके होने ना होने से फ़र्क ना पड़े। कागज़, छपाई, डाक खर्च के हथियारों से उसका एक एक पंख काट डाला जाएगा, ताकि सीता हरण के पवित्र अभियान में यह जटायु बाधा बनकर ना खड़ा हो। जटायु कौन है? जटायु यहाँ पर आपकी किताब है, ठीक है। और सीता कौन है यहाँ पर? सीता यहाँ पर बोला गया है आपका ज्ञान। आपके ज्ञान को कौन बचाता है? आपकी किताब बचाती है। और आपकी किताबों को ही जटायु समझकर आजकल काटा जा रहा है, क्योंकि वो बाधा बनकर खड़ा हो जाएगा। हिटलर ने जब फ्रांस पर अधिकार किया तो उसने अपने फौजी को ही दो ही आदेश दिए थे, बैंक डी फ्रांस गालीमार प्रकाशन गृह को अपने कब्जे में ले लो, या खुदा ये प्रायोजित नाखुदा हमें कहाँ ले जा रहे हैं। तो ये जो चैप्टर था आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है। ये राजेंद्र यादव ने लिखा था। ये यहाँ से आपका एक अंश है, कांटे की बात, हंस, अक्टूबर 1986 से ये लिया गया है, ठीक है। आपको अगर ये चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत प्रश्न नीचे दिए गए हैं, इन प्रश्नों का उत्तर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से कर लेंगे। अगर कोई भी आपके डाउट हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ आ गया है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। डू शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन जो भी हिंदी का सिलेबस जो है बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर अपना करना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि और इसके साथ साथ आपको बेल आइकॉन भी प्रेस करना है, ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट हो या फिर कोई भी लेटेस्ट लेसन हो वो आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।